चलो ऐसा मत रहो। कल के क्लास में क्या बताए थे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। पिछले क्लास में क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता दिए थे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, नियम को लिखा दिए थे। उसके बाद ये बताए थे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गला के बाद यदि विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब के ओर मुड़ जाता है। सघन से जाएगा विरल में तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। और क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी लिखाए थे कि म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। आज के क्लास में देखो क्या क्या क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे क्या चीज? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण के बाद समझेंगे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्त चाहिए, उस शर्त को जानेंगे। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटना आता है। क्या कहते हैं? कुछ घटना आता है, इस घटना के बारे में समझेंगे। तो मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन को अभी कंप्लीट कराएंगे। चारों क्वेश्चन को बताते हैं, समझाते हैं, समझना सही से। देखो ये मान लो क्या कहते हैं? कोई पारदर्शी सतह है और इसके नीचे क्या कहते हैं? पानी है। हल्ला नहीं करना, सुनना आराम से, समझना आराम से। मान लो ये पानी है, ये क्या है? पानी। ये हो गया पानी। अब ये पानी हो गया और क्या कहते हैं? पानी में जो होता है प्रकाश का वेग कितना होता है? पानी में प्रकाश का वेग है ना। चलो अब सुनो, पानी छोड़ करके इसको इस बार कांच कर देते हैं। अरे इसको कांच कर देंगे तो कांच में प्रकाश का वेग जो होता है 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये कांच हो गया। ये मान लो हो गया अभिलंब। ऊपर हो गया हवा। हवा में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से थोड़ा कम में होता है। ये जो कहते हैं हवा हो गया विरल माध्यम। हवा क्या हो गया? कांच कौन माध्यम? अब देखो तने यहाँ से कुछ बात को समझाते हैं, समझना। मान लो यहाँ से यहाँ कोई बातचीत कोई नहीं करेगा, ध्यान देगा। यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ कोई प्रकाश गया, ठीक है। ये प्रकाश जो है अभी क्या कहते हैं? कौन माध्यम में है? सघन माध्यम में। तो यहाँ जो कोण बनेगा इसको कहेंगे आपतन कोण। इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। और अपवर्तन के बाद जो किरण निकलेगा उसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो ये किरण सीधे जाएगा कि अभिलंब की तरफ झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा? अभिलंब से क्या होगा? ये भाग जाएगा, इधर इधर चल गया ये। अब देखो ना, ये 1 नंबर है। 1 नंबर, ये क्या नंबर? 1 नंबर। 1 नंबर 1 नंबर, ठीक है, समझना। अब देखो यहाँ से, अच्छा रुको ना, पहले यहाँ जो बनाएंगे कोण, तो इस कोण को कहेंगे अपवर्तन कोण। इस कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे? चलो अब फिर से एक किरण गुजारते हैं। और मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है और बार यहाँ से गया, तो ये भी क्या होगा? अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर जाएगा। दूर जाएगा ना। मान लो अगली बार चल गया इधर से चल गया। ये हुआ क्या नंबर? 2 नंबर। ये क्या नंबर? 2 नंबर। ये हो गया 2 नंबर। ये क्या हो गया? 2 नंबर। अब देखो एक बार और गुजारेंगे प्रकाश को। मान लो प्रकाश यहाँ से यहाँ गया, अगली बार क्या होगा कि यही जगह गुजर जाएगा। यह है ना, यही जगह गुजर जाएगा, यही जगह गुजर जाएगा, ठीक है। ये हुआ 3 नंबर, यहाँ हो गया 3 नंबर। अब सुनो परिभाषा। देखो यहाँ जो यहाँ कोण बनेगा इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे? यहाँ जो एकरा जो बन रहा है कोण, इसको भी कहेंगे अपवर्तन कोण। लेकिन यहाँ जो बन रहा है बड़का, ये बन रहा है 90 डिग्री का। बड़का क्या डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जिस आपतन कोण के लिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, इसी आपतन कोण को है, इसी आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। इसको क्या कहते हैं? बताओ, 1 नंबर में क्रांतिक कोण नहीं बनेगा, 2 नंबर में क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। क्रांतिक कोण बनेगा क्या नंबर में? 3 नंबर में। क्या नंबर में? 3 नंबर में। सुनो एक बार फिर से। अब पूछा जाएगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो क्रांतिक कोण में बताना है कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण। सघन माध्यम में बना, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। क्या डिग्री हो? 90 डिग्री। यहाँ जब बनेगा 90 डिग्री तब यहाँ का वाला आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को दिखाते हैं C से। क्रांतिक कोण को दिखाते हैं C से। क्रांतिक कोण को दिखाते हैं C से। और क्रांतिक कोण जो है हमेशा बनता है सघन माध्यम में।
कौन माध्यम में? अब पूछा जाएगा क्रांतिक कोण का परिभाषा एक बार फिर से समझो। तो बोलना है कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण। बोलने चलो, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या डिग्री हो? 90 डिग्री। उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। उसी को कहते हैं, यानी कि इधर जो क्या कहते हैं अपवर्तन का कोण होगा, अपवर्तन का कोण 90 डिग्री। क्या डिग्री? कौन माध्यम में? तो विरल माध्यम। एक बार फिर सुनो, पूछा जाएगा क्रांतिक कोण तो बताना है सघन माध्यम में बना हुआ है कौन? फिर से बोलो। जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या डिग्री हो? उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। उसी को क्या कहते हैं? अब समझो, देखो 3 नंबर पर गुजारे तो क्रांतिक कोण बन गया है ना। तो और इसको बनाते हैं, इसको 4 नंबर करते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ 4 नंबर कर दिए, तो 4 नंबर कर दिए नहीं। देखो 3 नंबर में यहाँ तक आ रहा था, 4 नंबर में आएगा फिर इधर चल आया। ये देखो कौन माध्यम से, ये क्या कहते हैं कांच से जा रहा है, फिर कांचे में आ गया। तो एक माध्यम से निकल करके फिर यही माध्यम आता है, इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक। देखो प्रकाश का बहुत सारा घटना होता है। जब बैक चैप्टर में चलेंगे तो वहां पर आए थे प्रकाश का परावर्तन पर आए थे। इसमें क्या प्रकाश का परावर्तन पर आए थे, फिर इस अध्याय पर आए थे प्रकाश का अपवर्तन। अभी पढ़ाएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर आगे चलेंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और बाद प्रकाश का विवर्तन। और बाद क्या कहते हैं, जब आगे चलेगा 12th में, तो 12th में भी बहुत से तरह टॉपिक पढ़ना पड़ता है। प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, ठीक ना। यानी कि प्रकाश के संबंधित बहुत सारा घटना आता है। ठीक, तो अभी जो है बात कर रहे हैं किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक। अब देखो पूर्णांतरिक परावर्तन का मतलब क्या होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से निकल करके फिर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसी को कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन। 2 क्वेश्चन हो गया। अब सुनो, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए शर्त चाहिए, अगर हम 2 शर्त, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त चाहिए, और दोनों शर्त को समझो ध्यान से। देखो यहाँ तक रहेगा ना, हल्ला नहीं करना है, आराम से ध्यान से सुनना है। यहाँ तक रहेगा तो ये हुआ क्रांतिक कोण। ये क्या हुआ? देखो क्रांतिक कोण पर यदि प्रकाश को गुजारेंगे तो यही देकर गुजर जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गुजारना पड़ेगा। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर कहने का मतलब क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण का मान जो है ना, क्या कहते हैं, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से बड़ा रहेगा तब ये प्रकाश इस माध्यम में आएगा। देखो यहाँ से बताना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि नहीं होगा? 1 नंबर में होगा, 2 नंबर में होगा, 3 नंबर में होगा, 4 नंबर में होगा। 4 में हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए सुनो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए ये आपतन कोण जो है ना, अल्लाह समझ रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। इतना हुआ क्रांतिक कोण, इतना हुआ आपतन कोण। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होगा? बड़ा होगा। क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना संभव है। कहने का मतलब आपतन कोण जो है, आपतन कोण बड़ा होगा किससे? क्रांतिक कोण से। आपतन कोण बड़ा होगा, आपतन कोण बड़ा होगा क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से। ये पहला शर्त है, ठीक है। दूसरा का शर्त समझो। दूसरा का शर्त कहता है, देखो प्रकाश कौन माध्यम से कौन में जा रहा है? सघन से विरल में, सघन से। जब प्रकाश सघन से जाएगा विरल में तभी ऐसा घटना संभव है। तो प्रकाश के किरण को सघन से जाना चाहिए विरल में, सघन से विरल में, सघन से जाना चाहिए विरल में, सघन से विरल में, सघन से विरल में। अब एकरा पर 3 गो घटना याद रखना। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर संबंधित मुख्य रूप से 3 गो घटना याद रखना। चलो पहला घटना आता है हीरा का चमकीला दिखाई देना। हीरा का चमकीला दिखाई देना पूछा जाएगा प्रकाश के किस घटना के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक एक बात बताए थे अपवर्तनांक, पूछा जाएगा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। कितना होता है? 2.42। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाता है 2.42। पूछा जाएगा क्या प्रकाश के किस घटना के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे पूछा जाएगा पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला।
देखो पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, पानी में हवा का बुलबुला है ना चमकीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश के किस घटना के कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। तो ये भी हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। एक आता है ऑप्टिकल फाइबर, OPTICL, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु, एक प्रकार का तार होता है, और माध्यम से प्रकाश को भेजा जाता है ऊर्जा के रूप में। तो पूछा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस घटना पर कार्य करता है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन पर 3 गो बात, हीरा का चमकीला दिखाई देना पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। आगे पूछा जाएगा पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस पर काम करता है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। कल के क्लास में बताए थे अपवर्तन के बारे में। पूछा जाएगा तारा का टिमटिमाना अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन जहाँ रहेगा ऑप्शन में उसको टिक कर देना है। पूछा जाएगा प्रकाश के किस घटना के कारण तालाब कम गहरा दिखाई देता है। अपवर्तन, ये क्या हो जाएगा अपवर्तन। पूछा जाएगा प्रकाश के किस घटना के कारण जल में मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश का अपवर्तन। पूछा जाएगा प्रकाश के किस घटना के कारण पानी से भरे कांच के गिलास में रखे गए सिक्का अपने सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आगे पूछा जाएगा कि प्रकाश के किस घटना के कारण जल में रखी गई सीधी छड़ तिरछा दिखाई देता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकीला दिखाई देना, हीरा का चमकीला दिखाई देना पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस पर काम करता है। पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। सारा क्वेश्चन को नोट करो आप।